गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है बेटा मेरी सबको? आ रही है? कैसे हैं आप लोग? जो इससे पहले हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे 2 वीडियोस किए हैं, दोनों देखे आप लोगों ने? रिकॉर्डिंग देखी आप सब ने? हाँ, नोट्स बना लिए होंगे। तो आज हम लोग उसी का बचा हुआ, पहले तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बचा हुआ पोर्शन करेंगे, जो कि है आपका लाइटनिंग, है ना? लाइटनिंग वाला पार्ट बच गया था, उसको करेंगे। फिर देन वी विल मूव टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए। और अभी बीच में क्या होगा कि हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आप लोग म्यूट कर देंगे। बीच में आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो फिर से हम आपको थोड़ा टाइम देंगे बीच में, तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी इसलिए कर रहे हैं, आपको पता है कुछ बच्चे जो है वो आकर बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। 1-2 दिन में हम लोग एक नए प्लेटफॉर्म पे स्विच कर जाएंगे, वहाँ पे ऐसे कोई भी बच्चे नहीं अवेलेबल होंगे। जो भी बच्चे होंगे वो सब पढ़ने वाले होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। हाँ, जो भी आप लोगों को डाउट्स बीच में आएंगे वो आप नोट करिएगा। अभी हम बीच में ऑन करेंगे तो फिर उसके बाद आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, चलिए, तो लाइटनिंग वाला पोर्शन बचा था, आज हम उसको सबसे पहले लेते हैं। ठीक है, आप सबने देखा होगा थंडर, लाइटनिंग, है ना? सभी लोगों ने देखा होगा, इस तरह से बिजली चमकते हुए देखा होगा। तो ये क्या होता है, कैसे, मतलब वो जो बिजली आसमान में चमक रही होती है वो कैसे हमारे अर्थ तक आ जाती है? अच्छा, हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ये तो बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि चार्ज कैसे करते हैं बॉडीज़ को। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है एक्चुअल में, चार्ज करते कैसे हैं हम, और चार्जेस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे मूव कर जाते हैं, हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। अर्थिंग देख चुके हैं हम लोग हैं। अर्थिंग का मतलब क्या होता है? अर्थ के अंदर चार्जेस का मूव करना या अर्थ से चार्जेस का किसी बॉडी में मूव करना। ठीक है, सब अर्थिंग कहलाती है। तो अब देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, अगर वो लाइट आपको जो दिख रही है ना आसमान से, बिजली जो गिर रही है नीचे, वो कैसे आ रही होगी? कहीं ना कहीं चार्जेस डेवलप हुए हैं, और जब चार्जेस मूव करते हैं तो वही हमें लाइटनिंग की तरह शो करता है, दिखता है। तो कैसे फिर आसमान में चार्जेस कैसे आ सकते हैं, कैसे डेवलप हो गए? तो आपको पता है इवेपोरेशन की वजह से जो पानी है वो, टेम्परेचर डिफरेंस है ना, जगह जगह पे टेम्परेचर जो है कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो जो पानी है वो इवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, इवेपोरेट होकर यानी गैस बनकर वो जाकर ऊपर बादल बन जाते हैं, उसी से बारिश होती है, हम सब जानते हैं। तो जो बादल ऊपर बन रहे हैं वो बादल आपस में भी टकराते हैं। तो हमने पढ़ा था ना, जब जब दो चीज़ें आपस में रब करती हैं, टकराती हैं, तो उनके ऊपर क्या हो जाते हैं? चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर टेक प्लेस करता है ना? रबिंग से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका नाम भी हमने आपको बताया होगा। ठीक है, बताया था, आपको याद भी होगा, आप में से कई बच्चों को ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना उसको। तो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं बादलों में। ठीक है, तो देखिए कैसे होते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरह से कुछ, कि बादल में चार्ज डेवलप हो गए। उसमें होता ये कि ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो यहाँ बॉटम में क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जब ऊपर पॉजिटिव आ गया, डेवलप हो गया, बॉटम में नेगेटिव आ गया, तो ये वाला नेगेटिव क्या करता है, जो अर्थ के इलेक्ट्रॉन हैं उनको ऊपर ले आता है, सरफेस पे ले आता है। तो जो अर्थ के इलेक्ट्रॉन है, जब अर्थ के इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाएंगे, फिर से देखिए, तो यहां से इनके बीच में फ्लो स्टार्ट हो जाता है। रास्ते में क्या होता है, मीडियम मिलना जरूरी होता है। तो मीडियम, जैसे ही कोई मीडियम मिलेगा तुरंत यहां से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसी को हम बोलते हैं कि ये लाइटनिंग हो रही है, बिजली चमक रही है, बिजली नीचे गिरती हुई दिखती है हमें। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान पहुंच जाता है। ठीक है, जहां कहीं भी गिरती है वहां पे बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो इससे अब देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोग डिस्कवरी कर रहे थे, आज से करीब 500 साल पहले की बात है, यानी 1700 के अराउंड, तो तब क्या हो रहा था कि लोग जब आसमान में बिजली देखते थे तो बहुत ज़्यादा अमेज्ड होते थे कि काश ये इतनी सारी एनर्जी अगर हम कंट्रोल कर पाते, कोई मतलब किसी तरह हम इसको स्टोर कर पाते, तो फिर हम यहाँ इसको यूज़ कर सकते थे अर्थ पे। यानी लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी ये चीज़ कि लाइट देख रहे हैं भाई, इतनी सारी एनर्जी आसमान में है, अगर हम इसको अर्थ पे ले आते तो यहाँ पे भी हम अपने लिए ये सारे बल्ब रॉड जो आज हम देख रहे हैं, ये सब उस टाइम पे लोग सोचते थे कि ये इलेक्ट्रिसिटी से हम बहुत सारा एनर्जी है ना, तो एनर्जी से तो हम बहुत सारा सही यूज़ भी कर सकते हैं उसका। तो उस एनर्जी को कैप्चर करने की बड़ी कोशिश होती थी। ठीक है, एक तो वो नुकसान भी पहुंचाती थी। ठीक है, तो वो सोचते थे कि इसको अगर हम ले आए, कंट्रोल कर लें, तो इसको अपने फायदे में यूज़ करेंगे। भाई वैसे तो ऊपर से गिरती है, किसी ना किसी के ऊपर गिर जाती है, जानवर के ऊपर गिर गई, ठीक है, किसी घर पे गिर गई, वहाँ पे आग लग गई, किसी इंसान पे गिर गई, वो बेचारा जो है वो उसको नुकसान पहुँच गया, या लोगों की जानें भी चली जाती हैं। तो लोग ये सोचते थे कि अगर हम इसको कैप्चर कर लें किसी भी तरह से, या उसको कोई सेफ
सेफ पैसेज दे दें तो किसी के ऊपर भी बिजली नहीं गिरेगी, वो उस पैसेज के थ्रू होती हुई अर्थ में चली जाएगी। तो ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बनाया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन है ये, ठीक है। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में जो हमने आपको बताया नहीं था चार्जेस के बारे में जो डिस्कवरी थी सबसे पहले इन्होंने ही की थी। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव का जो नाम है वो कहा जाता है कि इन्होंने ही रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, ये नाम किसने रखा है, इन्होंने ही रखा है। तो इन्होंने एक इस तरह से एक रॉड बनाई थी, ठीक है। आपको बताया रॉड क्या है, ये मेटल की है। तो मेटल में क्या होगा, मेटल में इजीली जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कर जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के अंदर फ्लो करने के लिए। तो अगर मेटल की कोई रॉड, बड़ी सी रॉड अगर हम बना दें और कहीं पे रख दें, तो मान लीजिए उस एरिया में अगर बिजली कहीं से गिरनी होगी, नीचे आनी होगी, तो वो सबसे पहले किसको, मतलब अपना रूट किसको बनाएगी, इस जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे बादल हैं, ठीक है, बहुत सारे बादल हैं और उन पे ऐसे नेगेटिव चार्ज है, अर्थ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा, ठीक है, उस टाइम पे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन जब नीचे गिरने वाले हैं तो वो ऐसा मीडियम ढूंढते हैं जो बहुत ज़्यादा सूटेबल हो उनके लिए, ठीक है। तो मेटल सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। तो अगर आप मेटल की रॉड ऐसे रख देंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन सब चाहेंगे कि उस मेटल की रॉड के थ्रू वो नीचे आए। तो इससे क्या होगा, जो आसपास का एरिया होगा ना, वहां पे बिजली गिरने से बच जाएगी, यानी वहां पे नुकसान पहुंचने से बच जाएगा। वो सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर और इसी के थ्रू नीचे आ जाएंगे। तो ये रॉड इन्होंने बनाई थी स्टार्टिंग में। एक और एक्सपेरिमेंट भी था, वो भी अच्छा, ये रॉड मतलब इन लोगों ने जो बनाई थी, एक तो ये इसका मकसद ये था कि भाई ये सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम यहाँ से इसके थ्रू नीचे ले आएँ। दूसरा ये भी था कि हम इसके थ्रू नीचे से कैप्चर करके ले आएँ और स्टोर भी कर लें, मतलब इसको हम पकड़ के किसी तरह से वहाँ से ले आएँ तो हम स्टोर कर सकते हैं, फिर उसका यूज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इसी तरह का एक और एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने किया था, उसको बोलते हैं काइट एक्सपेरिमेंट। किया नहीं था लेकिन इनके साथ एसोसिएट किया जाता है कि इन्होंने एक काइट बनाई थी, ठीक है, एक काइट बनाई थी। देखें शायद यहाँ पे वीडियो होगा, नहीं है, चलिए, एक काइट इन्होंने बनाई थी। अच्छा, वो काइट क्यों बनाई थी कि यही वो उसको आसमान में ऐसे ऐसे उड़ाएंगे, ठीक है, आसमान में उड़ाएंगे, ले जाएंगे, और जब बिजली कभी भी, मतलब जैसे जब बादल होंगे और जब ऐसे इस तरह की कंडीशंस लग रही होंगी कि अब बिजली चमक सकती है, गिर सकती है, लाइटनिंग हो सकती है, तो उस टाइम पे पतंग उड़ाएंगे और पतंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये जो वायर होगा, वायर क्या मतलब, ये जो इस यहाँ पे धागा होगा पतंग के साथ जो लगा हुआ, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे। अब धागा तो कंडक्टिंग मटेरियल है नहीं, ये तो बैड कंडक्टर हुआ, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज लगानी, पहले इन्होंने उड़ाया तो कुछ हुआ ही नहीं भाई, कोई इलेक्ट्रॉन वहां से थ्रू उसके थ्रू नीचे आया ही नहीं। तब सोचा कि अच्छा हाँ, ये तो कंडक्टिंग मटेरियल नहीं था यहाँ पे कोई, शायद तभी इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए होंगे। तो फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक की भी बांध दी साथ में इसके, ठीक है, एक इसके साथ में की बांध दी कि भाई चलो, की तो मेटल की है, ठीक है, चाबी एक बांध दी, तो वो चाबी के थ्रू इलेक्ट्रॉन इसमें नीचे आ जाएंगे। मतलब ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा इन्होंने किया नहीं था, लेकिन हाँ ये इस तरह का एक प्रोसेस सोची थी कि अगर हम ऐसे एक पतंग बनाते हैं और उसमें एक की लगा दें, तो जब उड़ाएंगे तो वहाँ ऊपर बादलों में जब पतंग जाएगी, तो जब अगर वहाँ पे लाइटनिंग हो रही होगी या रबिंग के थ्रू चार्जेस डेवलप हुए होंगे, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इसके थ्रू वो उनको हम नीचे ले आएंगे। अब सोचो, अच्छा हुआ किसी ने किया नहीं था, वरना अगर इसके थ्रू नीचे आते तो उड़ाने वाला बचता भला, उड़ाने वाला ही उड़ जाता है ना, जो पतंग उड़ा रहा था वही बेचारा चला जाता, क्योंकि वो की तो उसके पास ही आती चार्जेस को लेकर। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे उस टाइम पे। उसमें एक सोच ये भी थी साथ में कि इस इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कलेक्ट करें, कैसे स्टोर करें, आसमान से नीचे ले आए हम। लोगों को बड़ा फैसिनेटिंग लगता था ये चीज़, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे की जा रही थी। अब देखिए आगे, ये देखिए, आपने देखा होगा इस तरह का जो रॉड है इसीलिए बिल्डिंग्स पे लगाया जाता है। आज हम ऐसा रॉड क्यों लगाते हैं, इसलिए नहीं लगाते हैं कि आसमान से हमको उस बिजली को यहाँ पे कंट्रोल करना है या कलेक्ट करना है या स्टोर करना है, ठीक है। किस लिए लगाते हैं हम, कि ताकि वो हमारे बाकी जो आइटम्स हैं, हमें हमारे घर को नुकसान ना पहुंचाए, आसपास के एरिया को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए फिर हम इस तरह का रॉड अपनी बिल्डिंग्स पे लगाते हैं, ताकि हो क्या, जब मान लीजिए आसमान में, ठीक है, इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर डेवलप हो रहा है बादलों के ऊपर इस तरह से, ठीक है, तो वो जो नेगेटिव चार्ज है वो अर्थ के पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे उससे निकलते, और नीचे आएंगे तो फिर डैमेज क्रिएट करेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन, ये सारा उसको हमने एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करा दिया इलेक्ट्रॉन्स को, कि भैया तुम अलग अलग जगह पे ना गिरो, तुम एक इस रॉड के थ्रू नीचे आ जाओ, हम तुमको सेफ पैसेज दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन सारे उस रॉड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उस रॉड से कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं, जिसको हम अर्थिंग भी बोलते हैं। यानी अर्थ एक बहुत बड़ा सिंक है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए चाहे डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो उसको हम पूरा एक सेफ पैसेज दे देते हैं। तो ये रॉड क्या काम करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकता नहीं आने से, बल्कि उनको सेफ पैसेज देता है कि इधर उधर जाने के बजाय वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है इन कंपैरिजन टू अदर जो मटेरियल आसपास या मीडियम अवेलेबल है। ठीक है, तो ये रॉड का ये यूज़ है। ये देखिए इस तरह से आपका सबसे ऊपर बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है और इस तरह से यहाँ से पूरा वायरिंग की जाती है। मतलब ऐसा नहीं है रॉड लगा के आपने छोड़ दिया, उस रॉड के नीचे से ऐसे ऐसे वायर आया हुआ होता है देखिए, और वो पूरा प्रॉपर अंदर अर्थ के अंदर जैसे अर्थिंग की जाती है, पूरा सा गड्ढा खोद कर उसके अंदर उसको डंप कर दिया जाता है अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आएंगे वो इस रॉड के अंदर अंदर इस वायर से होते हुए सेफली वो अर्थ में चले जाते हैं। तो फिर जो लाइटनिंग होती है उसकी वजह से डैमेज नहीं हो पाता है। ठीक है, जो उसका डैमेजिंग इफेक्ट है उसको हम कहीं ना कहीं अवॉइड कर पाते हैं इसकी वजह से। तो ये यूज़ है इसका। ये देखिए इस तरह से बादलों में क्या होता है, बादलों में जब आपस में रबिंग होती है तो एक साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, नीचे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अर्थ से कनेक्ट में तो नहीं है, लेकिन अर्थ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर रहा है। आपको बताया था ना इंडक्शन के थ्रू भी चार्जेस डेवलप होते हैं ना, अपने आप को चार्जेस क्या कर रहे हैं, रीअलाइन कर रहे हैं। तो अर्थ के जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर आ गए हैं इसकी अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, इंडक्शन की वजह से। तो अब जब ये बहुत करीब ये ऊपर इंड्यूस हो गया है पॉजिटिव चार्ज, तो बीच में जैसे ही थोड़ा बहुत भी कंडक्टिंग मीडियम मिलेगा इसको, ठीक है, कोई भी पैसेज मिलेगा, तुरंत ये सब नीचे गिर पड़ेगा चार्ज। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, और आपको पता है आग लग जाती है। अब यहीं पे हम इसको अवॉइड करने के लिए क्या करें, यहाँ पे अगर हम क्या लगा दें, एक मेटल का रॉड लगा दें, तो मेटल का रॉड क्या करेगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो कहीं और नहीं गिरेंगे, बल्कि ये मेटल के रॉड से देखो इस तरह से सीधे धीरे धीरे नीचे निकल के चले जाएंगे सेफली। तो एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करा दिया हमने। तो अर्थ क्या है, अर्थ इज अ ह्यूज सिंक ऑफ ऑल चार्जेस, हम पहले जानते हैं, देख चुके हैं, इसीलिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं। अर्थ के अंदर एक्स्ट्रा चार्ज को भेज देते हैं, या कभी अर्थ से मंगाना है तो मंगा भी सकते हैं, वैसे मंगाया नहीं जाता है, भेजा ही जाता है मोस्टली। ठीक है, ताकि हम उसके एडवर्स इफेक्ट्स को अवॉइड कर सकें, ठीक है, उससे बच सकें। क्लियर है, इतना सबको समझ में आया। अब मैं खोल रहा हूँ ऑडियो, जी किसी बच्चे का कोई डाउट हो अभी तक जितना कराया है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बेटा बोलिए। अर्थ में इलेक्ट्रॉन कलेक्ट नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि हाँ कलेक्ट होते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। मतलब एक किसी जगह पे नहीं अलग कलेक्ट होंगे। जैसे हमने एग्जांपल दिया था ना, ऐसे समझो समंदर वाला एग्जांपल कि वहाँ पानी है। अब सारी जो नदियाँ हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, सारी नदियाँ कहाँ जाके गिरती हैं फाइनली, सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं, जाके समंदर में ही गिरती हैं ना, सारी नदियाँ वहीं गिरती हैं फाइनली जाकर। तो वो कोई एक प्लेस नहीं है जहाँ पे सब कलेक्ट होते होंगे। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन अर्थ में जा रहा है वहाँ पे पहले से जो पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा उसको न्यूट्रलाइज करता होगा जाके, ऑब्वियस सी बात है। तो कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है जहाँ पे जाके स्टोर होता है, जहाँ से आप निकाल लेते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? क्लियर है, सबको समझ में आ गया मुझे लगता है, आई होप। हाँ, तो दैट इज अबाउट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जितना भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको जानने की जरूरत थी, आपको वो सब समझ करा दिया गया है। अब हम चार्ज को मूव कराएंगे, ठीक है, चार्ज को मूव कराने वाले हैं। यानी अब तक हम स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, यानी ऐसा चार्ज जो रुका हुआ था, ठीक है, जो मूव नहीं कर रहा था। जब दो बॉडीज आपस में आएंगी तब मूव होने वाला था, ऐसे कहीं वो सिंगल बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा था। अब हम बताएंगे आपको कि वो चार्ज जो मूव करता है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए ये सब तो हम पहले ही कर चुके हैं, समझ चुके हैं, यहाँ पे आते हैं, ऐसे समझाते हैं आपको। ठीक है, देखिए अब जैसे हमने एक वायर ले ली, वायर के अंदर क्या क्या होता है पहले समझिए। मटेरियल के अंदर ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से जब हम करंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे आपकी बुक में तो इतना जितना भी सारी चीज़ें क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, देखिए ये मान लेते हैं एक वायर है। ठीक है, वायर में क्या होगा, सारे ही मटेरियल किससे मिलकर बने होते हैं बेटा, सबको पता है किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से। बताओ, पढ़ा है ना सबने, दुनिया में हर चीज़ किससे मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी है, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए एटम में क्या होता है, एटम में बीच में एक न्यूक्लियस होता है ना, और यहाँ पे बताते हैं स्ट्रक्चर पूरा। देखिए एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, बीच में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये सब किस में होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ, बताइए ऐसे।
ऑर्बिट्स में, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब है क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में होता यह है कि जब आप दो बॉडीज को पास में लाते हैं, ठीक है, एक ये वाली बॉडी है, एक और कोई दूसरा आप एटम पास में ले आए, सपोज करिए एक दूसरा एटम है इस तरह से, और उन दोनों के बीच में आपने क्या किया, रबिंग स्टार्ट करा दी। अब रबिंग से ये होता है कि किसी एक का इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके इधर चला गया, तो एक के ऊपर, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जिससे गया उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। ऐसे हम लोग समझते थे कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता था बेटा, रब कराना पड़ता था, अदरवाइज ऐसे मूवमेंट नहीं होता था। आपको जबरदस्ती दो चीजों को आपस में रब कराना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन जंप करके एक से दूसरे पे चले जाते थे, तो एक बॉडी चार्ज, दोनों बॉडीज चार्ज बॉडी बन गई। अच्छा, इसमें क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, देखिए ध्यान से, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये होता है कि कोई भी एक बॉडी ले लीजिए आप, जैसे ये वाली हमने एक बॉडी ले ली, अब इसमें इलेक्ट्रॉन सब इस तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं ऑर्बिट्स में। अच्छा ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से रिवॉल्व करते रहते हैं या न्यूक्लियस उनको फोर्स करता है कि मेरे चारों तरफ घूमो? बताओ क्या लगता है? फोर्स करता है, बिल्कुल सही बात है। और हमने आपको फोर्स बताया भी था, कौन सा फोर्स होता है वो, नाम लो है, कौन सा फोर्स? नहीं 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 नहीं, अच्छा चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गलत बात है बेटा, बिल्कुल शाबाश, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा यहाँ पे भी दो चार्ज बॉडीज ही है ना, देखो अंदर न्यूक्लियस के कौन है, प्रोटॉन है। हमने क्या बताया था कि क्या होता है, दो बॉडीज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कैसे चार्ज होती हैं कि उनको रब करना पड़ता है। अच्छा एक बॉडी के अंदर हम पूछ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से घूम रहे होते हैं या उनको मजबूर कर रहा है कोई घूमने के लिए, फोर्स कर रहा है कोई, कौन फोर्स कर रहा है? न्यूक्लियस फोर्स कर रहा है ना। अच्छा वहां पे भी तो चार्ज है ना दो तरह के, न्यूक्लियस में कैसा चार्ज है, न्यूक्लियस के सेंटर में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। वाई पॉजिटिव चार्ज क्यों है न्यूक्लियस के सेंटर में? हाँ बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें इतने सारे प्रोटॉन हैं कि ये बंडल है एक पॉजिटिव चार्ज का। अब इसका एक, आपको पता है ना, हमने बताया था चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होती है ना, याद है? भूल गए? चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होती है, आप लोग वीडियो जरूर देखा करिए वापस से, उसके चारों तरफ एक फील्ड है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं ना, इनको ये चार्ज की जो फील्ड है वो मजबूर कर रही है कि आपको इसको चारों तरफ घूमना है। अब अच्छा एक बात बताओ कि अगर आपको इस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको इस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को जो बांध के रखा है ना न्यूक्लियस ने, इस फोर्स को आपको तोड़ना पड़ेगा, इससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब आप निकाल पाएंगे। अच्छा ये बताओ, ये कई सारे शेल्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ होगा? पहले शेल में, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में, किसमें? पहले में। वो सबसे पहले में क्यों? क्योंकि वो सबसे पास है ना। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूक्लियस लगा रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स वीक होता है, और डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स और ज्यादा स्ट्रेंथन होता चला जाएगा। अच्छा पहले वाले में सबसे ज्यादा फोर्स होगा, दूसरे में उससे कम होगा। तो बताओ आइडियल कंडीशन क्या है, आपको कहां से निकालना पड़ेगा फिर अगर आप निकालना चाहते हैं तो? सबसे आसान थर्ड में, सबसे लास्ट में। इसका मतलब थर्ड के बाद भी अगर कोई है तो उसको लेंगे, है ना। थर्ड के बाद वाला भी कोई शेल है तो अगर हम पूछें कि भाई कौन सा शेल लेंगे, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आउटर मोस्ट शेल। कौन सा शेल? आउटर मोस्ट शेल। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन को निकालना है न्यूक्लियस से तो कौन से शेल से निकालना ज्यादा एडवाइजेबल है, ठीक है, ज्यादा इजी है, तो आप क्या बोलेंगे? कौन से शेल से निकाल सकते हैं? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कैन बी सेकेंड शेल, इट कैन बी थर्ड शेल, इट कैन बी फोर्थ शेल, ठीक है, वॉट एवर। आउटर मोस्ट बोल दिया हमने, इसका मतलब जो सबसे बाहर होगा, जो न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा, उस शेल से निकालना ज्यादा आसान है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा उस शेल को हम लोग वैलेंस शेल भी बोलते हैं, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, नहीं पढ़ा? वैलेंस शेल है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो उसको आउटर मोस्ट शेल बोलो, वैलेंस शेल बोलो, कुछ भी बोलो, तो इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना ज्यादा आसान होता है। अच्छा अब है क्या कि आप अपने आप इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है? रबिंग वाला तो हम समझ गए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में होता है। तो अपने आप इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो क्या, कैसे आप निकाल सकते हैं कि भाई एनर्जी दीजिए। एनर्जी हम कैसे देते हैं? चीज को हीट करके एनर्जाइज कर सकते हैं हम, या ऐसे रूम टेम्परेचर भी हमारा ठीक ठाक होता है, ठीक है, तो रूम में हमने कोई चीज रख दी जाके, यानी इतना टेम्परेचर भी अगर किसी को मिल गया जितना रूम में होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर का भी अगर उनको एनर्जी मिल जाता है या टेम्परेचर मिल जाता है जितना रूम में नॉर्मली रहता है, जितना हम लोग यहाँ पे हम लोगों का टेम्परेचर जो भी रहता है रूम में, तो वो एलिमेंट क्या करते हैं, उनके अंदर से जो एटम है उनके छोटे छोटे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं।
उसके लिए कंडीशन क्या है कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो या दो हो या मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल में अगर जैसे देखिए एक हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए इसमें आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इससे पहले तो होंगे ही, और एक और हमने बनाया आपके सामने, इसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एक और स्ट्रक्चर बनाया हमने, इसमें आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं जिनके एटम्स में जो अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो ऐसा है कि आउटर मोस्ट शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो या 2 पाए जाते हों या मैक्सिमम 3 पाए जाते हों। ऐसे सारे एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना जो ऑर्बिट है, जो शेल है, उसको छोड़ के बाहर निकल आता है, या जो जेल है, जो न्यूक्लियस ने सबको जबरदस्ती बांध रखा है, वो उस जेल को तोड़ के बाहर निकल आता है। इस तीनों तरह के एलिमेंट में, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट शेल में, या 3 हो, या सबसे अच्छी कंडीशन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन हो। सबसे अच्छी कंडीशन ये है, आइडियल कंडीशन है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो बहुत आसानी से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। इसी तरह का एक एलिमेंट है कॉपर, ठीक है। कॉपर है, गोल्ड है, आपका जितने मेटल्स हैं, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम में 3 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो सबसे आइडियल कंडीशन क्या है, सिल्वर की है, उसके बाद कॉपर की है। तो कॉपर में आपको इस तरह के, कॉपर के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके अंदर एटम्स तो मिलियंस में होते हैं। तो सोचो हर एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितने मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे ना कॉपर के अंदर, है ना। बोलो भाई, हर एक एटम से मिलियंस ऑफ एटम है। कॉपर का वायर ले लेते हैं, चलो हम कॉपर का वायर हमने बनाया एक बड़ा सा, ठीक है, ये देखिए, और उसके अंदर आपको पता है छोटे छोटे बहुत सारे एटम होंगे। ये देखिए तमाम से सारे एटम कॉपर के अंदर हैं। अब हमने बताया कि हर एक एटम से आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन जंप मार के बाहर निकल आएगा। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से जो हमने रेड से बनाए हैं, ये सब वो इलेक्ट्रॉन हैं जो रूम टेम्परेचर पे ही बाहर निकल आए हैं अपने शेल को तोड़कर। यानी वो न्यूक्लियस से इतना दूर थे कि उनको आसानी से हमने बाहर निकाल लिया, उस जेल से आज़ाद करा लिया। अच्छा, आज़ाद करा लिया है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्री करा लिया, है ना। बोलो, ये इलेक्ट्रॉन को हमने आज़ाद करा लिया है तो उसको बोलेंगे फ्री। इलेक्ट्रॉन है तो बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपना न्यूक्लियस की बाउंडेशन को तोड़कर बाहर निकल आते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रॉन के मूव करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है बेटा, कि इलेक्ट्रॉन को फ्री होना चाहिए। भाई कोई मूव कैसे करेगा, जब तक वो फ्री नहीं होगा तब तक कैसे मूव करेगा। अगर उसको किसी ने बंद कर रखा है, पकड़ रखा है, तो वो कैसे मूव करेगा। तो मूव करने की पहली कंडीशन है कि उनको क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, कोई बताएगा। दूसरी कंडीशन है उनके पास एनर्जी होनी चाहिए मूव करने के लिए, है ना। अगर कोई फ्री है और उसके पास एनर्जी नहीं है मूव करने के लिए, वो कैसे मूव करेगा। तो 2 कंडीशन है मूवमेंट की, पहली कि एनर्जी होनी चाहिए, दूसरी क्या, कि वो फ्री भी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, जो एनर्जी उनको रूम टेम्परेचर पे मिली वो एनर्जी लेकर वो फ्री हो गए। अब ये वो सारी एनर्जी से इधर उधर बहुत रैंडम मोशन करने लगते हैं, अंदर बहुत तेजी से इधर उधर घूम रहे होते हैं, और इन्हीं के मूवमेंट से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है मूव करने की वजह से, उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली करंट का मतलब होता है फ्लो करना, करंट वर्ड जो है उसका मतलब होता है फ्लो करना। अब ये इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा होते हैं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, समझ लो, बिल्कुल जैसे समंदर है इलेक्ट्रॉन्स का, इतने बह रहे हैं, घूम रहे हैं, इतने ज्यादा होते हैं। तो इसलिए इनके लिए वर्ड यूज हुआ करंट। करंट मतलब फ्लो करना, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इसलिए इसका नाम हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। इनके फ्लो करने से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। बोलिए, इतनी बात समझ में आई सबको। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ हम जर्नी कर रहे हैं, हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहे हैं कि ये कहाँ से आ गए, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये इलेक्ट्रॉन अपने आप कहाँ से आ गए एलिमेंट के अंदर। तो पता चला कि सारे एलिमेंट में ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। कौन से एलिमेंट में ऐसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हमने कंडीशन बताई। क्या कंडीशन बताओगे, अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, कौन कौन से, सबके अंदर होते हैं क्या। ये जो मैंने मार्कर हाथ में पकड़ा इसमें भी होंगे, ये जो रिमोट है इसमें भी होंगे, पैनल में भी होंगे, हर जगह होंगे, बताओ। नहीं, बिल्कुल शाबाश। जिस ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, जो कि आइडियल कंडीशन है, चलिए 1 नहीं है तो 2 हो, ठीक है, 2 होंगे तब भी निकल आएगा, 3 होंगे तब भी निकल आएगा। लेकिन एज वी मूव फ्रॉम 3, ठीक है, जैसे ही हम 3 से आगे निकलते हैं, ठीक है, अगर वो 3 से ज्यादा हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, अब दिक्कत हो गई, 4 आप नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए 4 किस में होते हैं, आपने पढ़ा होगा कार्बन, कार्बन के बारे में सबने पढ़ा है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
4, और 4 इलेक्ट्रॉन है, इनको निकालना आसान काम नहीं है, इसीलिए कार्बन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनती ही तब है जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को फ्री होना चाहिए। तो जब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का कोई सवाल नहीं पैदा होता। क्लियर है? तो कौन कौन से एलिमेंट है जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो या 3 हो। और ऐसे एलिमेंट्स का हमने एक नाम भी रख दिया है, उनको हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? मेटल्स। शाबाश। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग मेटल्स बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में देखिए उनकी एक पोजीशन होती है सर्टेन। तो मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं हमने बताया, आउटर मोस्ट शेल का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वही मूव करेंगे और उनके मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, आपकी बुक में बहुत शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें बता दी उन्होंने, बहुत खराब इस चैप्टर को लिखा है उन्होंने। जितना अच्छा चैप्टर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है आईसीएसई बोर्ड की बुक में, उतना ही खराब करंट इलेक्ट्रिसिटी को लिखा गया है। लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको कि जो भी चीज़ें बताएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो आपकी फाउंडेशन बनाएंगे और वो डेप्थ में होंगी अच्छी, ताकि आपको फिर 9th में उसकी हेल्प मिले, क्योंकि 9th में भी ये चैप्टर है, 10th में भी ये चैप्टर है, और 12th में तो इतना ज़्यादा है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बगैर 12th पार ही नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी का है 12th में। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट था इसको समझना। ठीक है, तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लो कर रहे हैं आपके वायर में, उसकी वजह से जो उनके फ्लो की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो फ्लो कर रहे हैं। फ्लो करने की वजह से वर्ड इस्तेमाल हुआ है करंट। जब चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं, रुके रहते हैं, एक जगह आकर रुक गए, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। शाबाश, ठीक है। अब आइए देखिए, अब यहाँ पे आपको हम एक सिमुलेशन दिखाते हैं। देखिए ये वायर है, ठीक है, वायर में आप सबको इलेक्ट्रॉन दिख भी रहे होंगे, है ना? देखो ब्लू ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो दिख रहे हैं ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। चलो एक हम लोग एक वायर लिया हमने। अब वायर में हमें अभी सर ने बताया आपको कि वायर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनको मूव करने से क्या बनती है बेटा? करंट बनती है ना। तो करंट बनती है तो उनके पास एनर्जी होती है। एनर्जी होती है तो चलो हम उनसे एक बल्ब जला के देखते हैं। वे अगर एनर्जी है तो बल्ब को जलना चाहिए। क्या लगता है, बल्ब जलेगा? चलो देखते हैं जला के, हो सकता है जली जाए। ठीक है, तुम लोग भी ट्राई करना घर पे, जो वायर रखा हो और उसको लेकर बल्ब में कनेक्ट कर देना जैसे हमने किया। क्या बल्ब जला? नहीं जला, क्यों? नहीं, लो सर्किट तो बना दिया हमने, सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट क्या है? बल्ब लगाया हमने, वायर लगा दिया, तो बल्ब से कनेक्ट कर दिया। लेकिन नहीं, तो मतलब हमें अभी हमने पढ़ा ना कि वायर में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन के पास तो एनर्जी होती है बेटा, तो एनर्जी से ही तो बल्ब जलेगा। तो एनर्जी तो है इनके पास, तो ये क्यों एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बल्ब जला नहीं पा रहे हैं? क्या रीजन है? हाँ, तो एनर्जी है बेटा राघव, एनर्जी तो है ना, एनर्जी तो आई एम टेलिंग कि एनर्जी है उसके पास। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव तो एनर्जी से ही कर रहा है ना बेटा। नहीं, दिमाग लगाओ कि भाई एनर्जी है, लॉजिकल है ये चीज़ कि एनर्जी है, मूवमेंट हो रहा है। वो एनर्जी हम बल्ब में क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं? बल्ब क्यों नहीं जल रहा? बल्ब को जलना चाहिए। कोई बताएगा? एनीवन? सोचो सोचो। नहीं, चार्जेस फ्लो कर रहा है, वो दिख नहीं रहा है। चार्जेस का तो फ्लो हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं। अनन्या ने कहा है सर्टेन डायरेक्शन नहीं है। ठीक है काफ़ी हद तक, लेकिन उससे नुकसान क्या है? उससे नुकसान बताओ, सर्टेन डायरेक्शन ना होने का नुकसान बताओ। अच्छा, तब समझ में आएगा। ये भी तो बुकिश लैंग्वेज है ना, सर्टेन डायरेक्शन नहीं है। बुकिश लैंग्वेज यूज़ मत करो, ये बताओ अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताओ कि नुकसान क्या होगा, क्या लॉस है अगर वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई नहीं बोल रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, देखो बेटा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, नो वन इज डिनाइंग दैट। ठीक है कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं, वो उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, फिर भी हमने यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है, उस बल्ब को हम ग्लो नहीं कर पा रहे हैं वायर में। क्यों नहीं ग्लो कर पा रहे हैं? उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बहुत एनर्जाइज हैं, ये इलेक्ट्रॉन इतने इधर मूव करने लगे, इतने ही इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में इनकी तरफ मूव कर रहे हैं। अब बताओ क्या होगा? क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। भाई इधर वाले आए
और इधर वाले आए, एक दूसरे से टकरा के सारी एनर्जी क्या कर दी उन्होंने, बर्बाद कर दी अपनी। तो ये ऐसा करते हैं, ये लोग रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। रैंडम मोशन का मतलब ये है कि आधे इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, आधे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और टकरा के एनर्जी खत्म। ठीक है, कुछ आपस में टकरा के एनर्जी खत्म हो गई, कुछ लोग वॉल से टकरा गए। कौन सी वॉल, जो वायर है, वायर की वॉल से टकरा के एनर्जी खत्म कर दी उन्होंने। मतलब ऐसे रैंडम में इधर उधर घूम के अपनी एनर्जी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को एक कमरे में बंद कर दीजिए, बहुत शैतान बच्चे हैं, ठीक है, और वो दौड़ रहे हैं, एक कमरे में बंद कर दीजिए, क्या होगा, आपस में लड़ेंगे, दीवारों से लड़ेंगे कमरे की। ठीक है, तो वो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, वो सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। कैसे वेस्ट कर रहे हैं, आपस में लड़ के वेस्ट कर रहे हैं, जो वायर है उसकी वॉल से लड़के वेस्ट कर रहे हैं। तो वो जब वेस्ट कर रहे हैं सारी एनर्जी, तो हम यूज कैसे करें यहाँ पे, तो इनको एक डायरेक्शन में चलाएंगे हम, तब इस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। कौन सी एनर्जी को, जो इनके पास है ऑलरेडी, है ना। तो इनको एक डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में लाना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या कैसे एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो अब भाई इनको आप जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते कि डंडा लेकर पहुंच गया कि चलो एक डायरेक्शन में मूव करो। तो इनको हम लालच देंगे। तो लालच का मतलब ये है कि जैसे छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ पे आपने बहुत सारी चॉकलेट्स रख दी, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स रख दी, तो क्या करेंगे बच्चे सब अट्रैक्ट होंगे, चॉकलेट की तरफ भागना शुरू करेंगे। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए चॉकलेट क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए चॉकलेट है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से बहुत प्यार करते हैं, हम लोग देख चुके हैं अभी, है ना। इंडक्शन में काम करता है पॉजिटिव चार्ज, तो बिना टच किए, देखा था भाई, बिना टच किए भी अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो अंदर से पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे आ जाते हैं। तो इन दोनों में बहुत प्यार है, ठीक है। तो ये जैसे ही आप यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज ला के रख देंगे, या ऐसी कोई प्लेट ले आए जो पॉजिटिवली चार्ज है, और चार्ज कैसे करते हैं हम देख चुके हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, नेगेटिवली चार्ज बनाना है, बहुत आसानी से वी कैन डू दैट। तो ये हम एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को यहाँ पे ले आए, चार्ज करके ले आए, ठीक है। तो चार्ज करके ले आके हमने जैसे ही यहाँ पे रखा, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत उधर की तरफ भागना शुरू हो गए। हम, हो सकता है अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन हो जो बहुत धीरे धीरे चल रहे हों या नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने इधर ऐसी चीज रख दी जिससे डरते हों, ठीक है, इधर ऐसी चीज रख दी जिससे डरते हों। बताओ किससे डरते हैं ये लोग, इलेक्ट्रॉन किससे डरते हैं, नेगेटिव चार्ज से, इलेक्ट्रॉन से डरते हैं, ठीक है। तो हम दो प्लेट्स ले आए, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ले आए और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट ले आए, ठीक है। दोनों हमने दोनों एंड पे लगा दिया, किसके, वायर के। तो अब क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन वायर में एक डायरेक्शन में चलने लगेंगे। अब आप बीच में कोई भी अप्लायंसेस लगाइए, फैन लगाइए, बल्ब लगाइए, ट्यूबलाइट लगाइए, कुछ भी लगाइए, वो सारी एनर्जी अब इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से लड़ के बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो एनर्जी अब आपको मिल जाएगी, अब आप ले लीजिए इनसे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये जो बल्ब नहीं जल रहा है उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ भिड़ के खत्म कर रहे हैं सारी एनर्जी। आपको ऐसे एक पॉजिटिव प्लेट एक साइड पे चाहिए, एक साइड पे ऐसी नेगेटिव प्लेट चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में मूव कराया जा सके। बोलो, इतना क्लियर है, हाँ, ठीक है। तो ये वाला जो काम है, प्लेट वाला जो काम है, ये आपके लिए बैटरी करती है, ठीक है। बैटरी कैसे करती है, ऐसे देखिए, आपने वायर लिया, ठीक है, मान लेते हैं ये वायर है, ऐसे हम दिखा रहे हैं आपको पूरा, ये वायर है और ये इस तरह से ऐसे बना हुआ है। अब आप चाहते हैं, ये दो वायर के एंड हैं, ये ए एंड है, ये बी एंड है वायर का। अब एक एंड पे आपको पॉजिटिव प्लेट लगानी है, एक एंड पे नेगेटिव प्लेट लगानी है। तो आप यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी में यही होता है। बैटरी आपने इस तरह से बनाई, देखिए ध्यान से। तो बैटरी में क्या होगा, एक एंड पे आपको पॉजिटिव प्लेट मिलती है, एक एंड पे नेगेटिव। यहाँ पे चार्जेस ऐसे बनते रहते हैं बैटरी में, एक एंड बैटरी का पॉजिटिव बना रहता है, एक एंड नेगेटिव बना रहता है। देखो यही चाहिए था आपको। तो वायर का ए एंड जो है वो पॉजिटिव से जोड़ दिया आपने, और जो बी एंड था उसको नेगेटिव से जोड़ दिया। अब बताओ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेंगे, जो वायर में इलेक्ट्रॉन है वो ए टू बी मूव करेंगे या बी टू ए मूव करेंगे, नहीं, बी टू ए। बी टू ए कैसे, ऐसे ना, ये ऐसे आएंगे, बाहर से आएंगे, अंदर से मूव नहीं कर सकते, ऐसे नहीं मूव करेंगे अंदर से। अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, वो रोकती है, कहती है अंदर से नहीं जाने देंगे हम तुमको। भाई ये इलेक्ट्रॉन इधर से भी तो जा सकते हैं, ऐसे, तो ऐसे नहीं जाएंगे। कैसे मूव करेंगे बताइए, बी टू ए अंदर नहीं जा सकते, फिर अब कैसे मूव करेंगे, क्या रास्ता बचा, बाहर से। हाँ, बाहर से, ये देखिए ये वाला रास्ता है, ये इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे मूव करके, बाहर से मूव करके इधर आएगा। अब इस पूरे रास्ते में आप कोई भी बल्ब लगा दीजिए, ट्यूबलाइट लगा दीजिए, फैन लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए आप, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा तो वो बल्ब उसकी एनर्जी ले लेगा, उसमें से बल्ब में से भी होकर निकलेगा, तो बल्ब उसकी एनर्जी लेकर ग्लो कर जाएगा। फिर वो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, अपनी एनर्जी उसकी कम हो चुकी होगी, फिर से यहाँ आता है, यहाँ पे फिर इसको ये पॉजिटिव चार्ज एनर्जी दे देता है, चार्ज करता है,
और उसको इधर भेज देता है और फिर इलेक्ट्रॉन बी से ए मूव करता रहता है। तो ये जो काम है, एक साइड पे पॉजिटिव बहुत सारा, एक साइड पे बहुत सारा नेगेटिव, जो बैटरी ये काम करती है, ठीक है, इसकी वजह से ही इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, तभी हम उनकी एनर्जी यूज़ कर पाते हैं, अदरवाइज हम एनर्जी यूज़ नहीं कर पाते उसकी, ठीक है, इतनी एनर्जी थी वेस्ट हो जाती सारी। तो यहाँ पे बल्ब इसीलिए नहीं जल रहा है क्योंकि बैटरी नहीं है, और बैटरी का काम भी हमने आपको बताया कि बैटरी क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे बहुत सारा डेवलप करती है, एक साइड पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज डेवलप करती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस बनाना, ताकि इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे मूव कर सकें। यानी दो पोटेंशियल बनाया उसने, ठीक है, एक लो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, वापस से फिर वो उधर मूव करने के लिए रेडी हो जाता है। तो एक राउंड के बाद फिर से यहाँ आता है इलेक्ट्रॉन, फिर ये पॉजिटिव चार्ज उस पर काम करता है, उसको इधर भेजता है, और फिर ये साइकिल चलने लगता है। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देना। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि दो पोटेंशियल हैं, कोई भी चीज़ जब मूव करती है तो वो हाई से लो की तरफ मूव करती है, यानी जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ मूव करेगी। आप खुद बताओ, इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा है? यहाँ ज़्यादा है ना, नेगेटिव के पास। नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा ना, बोलो। तो आपको ऐसे दो पोटेंशियल बनाने पड़ते हैं जहां पे एक पोटेंशियल पे वो चीज ज्यादा क्वांटिटी में होती है, दूसरे पोटेंशियल पे वो चीज कम क्वांटिटी में होती है। फिर जब आप उसको कनेक्ट करते हैं तो फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अगर वो दोनों बराबर होंगे तो फ्लो होगा ही नहीं, है ना। तो आपको दो अलग अलग पोटेंशियल लगाने पड़ते हैं, ठीक है। एक लो पोटेंशियल पे एक को रखना पड़ता है, एक को हाई पोटेंशियल पे रखना पड़ता है, ताकि फ्लो होने लग जाए। तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यही है कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम। नाम इसके उल्टे हैं, ठीक है, नाम उल्टे इस तरह से हैं कि इसको हमको लो पोटेंशियल बोलना चाहिए था, किसको? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, और इसको हमें हाई पोटेंशियल बोलना चाहिए था क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है, तभी तो ज्यादा से कम की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन नाम उल्टे हैं, इसको बोलते हैं हम हाई पोटेंशियल, इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। रीजन क्या है? रीजन है पॉजिटिव चार्ज। हम पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल को मेजर करते हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो हम उसको हाई पोटेंशियल बोलेंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो क्या कम है? पॉजिटिव चार्ज कम है, तो पॉजिटिव चार्ज कम है इसलिए इसको लो बोलते हैं। तो हम जो मेजरमेंट करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज को देख कर करते हैं, इसलिए नाम उल्टा हो गया कि नाम ये हो गया कि ये हाई पोटेंशियल है, किसके रेस्पेक्ट में? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ये लो पोटेंशियल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम है, ठीक है। हालांकि मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से कम की तरफ हो रहा है। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। एक हाई पोटेंशियल पे है, एक लो पोटेंशियल पे है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से लड़के सारी एनर्जी खराब कर देंगे, खत्म कर देंगे, मूवमेंट नहीं होगा, आप उसकी एनर्जी को यूज ही नहीं कर पाएंगे। घर में जो भी अप्लायंसेज आप चलाते हैं वो कोई काम के नहीं है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम है वो बैटरी करती है, बैटरी का यही काम होता है। अब देखिए यहाँ पे हम बैटरी नहीं लगाई थी हमने, तो कोई हमें यहाँ पे बल्ब में ग्लो नहीं दिख रहा था। अब हम क्या करते हैं? बैटरी लगाते हैं। तो देखिए तुरंत जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे वैसे ही आपको यहाँ पे ग्लो दिखेगा। तो ये हम बैटरी उठा के लाए और ये देखिए हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, देखिए बल्ब जल रहा है। तो जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा दिया, जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा दिया, यानी एक साइड पे बहुत सारा पॉजिटिव, दूसरी साइड पे बहुत सारा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करने लग जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो क्या होता है, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस के ना होने की वजह से हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को चाह कर भी यूज़ नहीं कर पाते हैं। एनर्जी होती है, ठीक है, हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैटरी का क्या काम है तो क्या बताएंगे? बैटरी का क्या काम है? यस, टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि बगैर पोटेंशियल डिफरेंस की चीज़ें मूव नहीं करेंगी, ठीक है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, बैटरी अगर हम हटा देते हैं, सपोज करो, देखो ध्यान से, अगर हम बैटरी हटा देते हैं तो जहां पर भी आप देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हर जगह बराबर है ना वायर में, तो पोटेंशियल सेम हो गया, है ना। जब पोटेंशियल सेम है तो मूव क्यों करेगी कोई भी चीज़?
मूव तो तब करेगी जब आप कहीं पे बहुत सारे किसी चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए और एक जगह कम कर दीजिए, तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ मूव करेगा। तो बैटरी यही करती है, बैटरी इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है। किस बैलेंस को? जो पहले से बना हुआ था ना, जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं, अगर ऐसा रहेगा तो मूवमेंट होना ही नहीं है। तो ये क्या करेगी? पॉजिटिव नेगेटिव के बैलेंस को बिगाड़ देती है, ठीक है, ताकि मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और मूव करते हुए इधर से आएगा और ये बल्ब उसकी एनर्जी ले लेगा और फिर से वो उधर जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज फिर से उसको एनर्जी देने का काम करता है। तो बैटरी एनर्जी देने का भी काम करती है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ, क्योंकि एक बार के फ्लो के बाद तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी खत्म हो गई, अगला फ्लो करना है, अगला राउंड कंप्लीट करना है, तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी भी कौन देता है उसको? बैटरी देती है। क्लियर है बेटा? तो एनर्जी भी बैटरी देती है। क्लियर है? अच्छा, अगर हम पता करना चाहते हैं कि जो हमने बैटरी लगाई है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसको हम मेजर कैसे करें, मतलब कितनी छोटी बैटरी है, बड़ी बैटरी है, तो किस बेसिस पे आप डिफाइन करते हैं कि बैटरी छोटी है, इसकी स्ट्रेंथ कम है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है? तो बैटरी को हम लोग जो मेजर करते हैं वो वोल्ट में मेजर करते हैं, यानी उसके अंदर की जो एनर्जी है उसको हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। अच्छा, वोल्ट कैसे क्या मेजर करते हैं? ऐसा एक वोल्ट मीटर होता है, ये देखिए, ऐसा एक वोल्ट मीटर होता है। अगर आपको पता करना है कि जो आप बैटरी लेकर आए हैं वो बैटरी कितने वोल्ट की है, यानी उसके अंदर कितना एनर्जी है, तो आप ऐसे इसको लगाइए और देखिए दिखा रहा है कितना वोल्ट है, 9 वोल्ट है ना। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है सबको, ये फिगर दे रहा है ना हमको। जो बैटरी के दोनों एंड्स हैं वो दोनों एंड को अगर आप इससे कनेक्ट कर देते हैं, ये जो इसके इस तरह के वोल्ट मीटर के, तो वो बताएगा कितने वोल्ट की है, 9 वोल्ट की है। अच्छा, व्हाट डू वी मीन बाय 9 वोल्ट? 9 वोल्ट का क्या मतलब है? 9 वोल्ट का मतलब ये है, अभी हमने बताया था कि बैटरी एनर्जी देने का काम करती है। तो बैटरी क्या कर रही है? जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से पास कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से पास कर रहा है बैटरी से, उसको बैटरी अगर 9 वोल्ट की बैटरी है तो वो उसको 9 जूल की एनर्जी दे रही है। जितने वोल्ट की बैटरी होगी उतना जूल एनर्जी हर एक साइकिल को पूरा करने के लिए बैटरी इलेक्ट्रॉन को देती है। ठीक है, तो ये जो बैटरी है वो हर एक इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन भी इसके पास से पास हो रहा है, उसको कितना एनर्जी दे रही है बेटा? 9 जूल की एनर्जी दे रही है हर एक राउंड में। तो हर एक चार्ज को 9 जूल की एनर्जी ये बैटरी प्रोवाइड कर रही है। तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है कि एक बैटरी है जो इलेक्ट्रॉन को 1.5 जूल की एनर्जी देती है, तो बताओ कितने वोल्ट की होगी बैटरी? कितने वोल्ट की होगी? अरे 1.5 वोल्ट, ऑब्वियस सी बात है, 1.5 वोल्ट की होगी। जितने जूल एनर्जी देगी उतने वोल्ट की बैटरी होगी, या ऐसे बोल सकते हैं जितने वोल्ट की बैटरी होगी उतने जूल ही एनर्जी प्रोवाइड करेगी हर एक राउंड को पूरा करने के लिए। अच्छा, थोड़े टाइम के बाद बैटरी के पास भी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो फिर आप क्या करते हैं? उस बैटरी को फेंक देते हैं, दूसरा सेल लेकर आते हैं, है ना। तो फिर वो यूज एंड थ्रो वाले होते हैं, जितना आपने यूज कर लिया और जितना उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होनी थी हो गई, वो अब आप दोबारा से उसको चार्ज नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते। यानी जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी वो बस एक बार में ही हो सकती हैं, ठीक है। दे आर नॉट रिवर्सिबल रिएक्शंस, दे आर इरिवर्सिबल, उनको आप वापस से रिचार्ज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बैटरी ऐसी होती हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी है, उसको आप रिचार्ज कर सकते हैं, है ना। तो उसमें जो रिएक्शंस होती हैं दे आर रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो उनसे चार्ज भी किया जा सकता है। तो बैटरी भी दो तरह की होती हैं, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। यानी ऐसी बैटरी, प्राइमरी मतलब जिनको हम यूज़ एंड थ्रो कर देते हैं, मतलब जैसे यूज़ किया हमने और सेल खराब हो गया, फेंक दिया, दूसरा सेल ले आए। लेकिन कुछ बैटरी सेकेंडरी वाली वो भी होती हैं जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे कि गाड़ियों में यूज़ होती है, इन्वर्टर में यूज़ होती है, मोबाइल में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी बैटरी होती हैं। तो बैटरी का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, इसके बगैर फ्लो नहीं होगा। क्लियर है। और जिस मीटर से हम ये चेक करते हैं कि बैटरी की स्ट्रेंथ क्या है, कितने वोल्ट की बैटरी है, उस मीटर को क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वोल्ट मीटर बोलते हैं। हाँ, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से हम ये पता करते हैं कि कितने वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि मान लीजिए जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, अमाउंट ऑफ करंट कितना है। भाई करंट कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन, जब चार्ज पास करता है तो करंट बनता है, ठीक है। चार्ज का पता है आपको? चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? चार्ज को हम कैसे मेजर करते हैं, कोई बताएगा? चार्ज को हम कैसे मेजर करते हैं, पढ़ा है किसी ने? चार्ज को हम लोग कैसे मेजर करते हैं बेटा? चार्ज को हम लोग कूलम में मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? कूलम में मेजर करते हैं। कूलम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्जेस पे काम किया था, इसलिए उनको ऑनर करने के लिए हमने चार्ज की यूनिट को कूलम मान लिया,
ठीक है, तो कूलम में मेजर करते हैं। अगर आपसे पूछें कि बताइए एक कूलम में कितना चार्ज होता है, तो उससे पहले ये बताइए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, किसी को पता है? किसी को नहीं पता, बहुत गलत बात है। 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
चार्ज कितना हुआ, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम चार्ज में, किसी को पता है? कितने इलेक्ट्रॉनों को हम कलेक्ट कर दें? एक दर्जन में कितने केले होते हैं? एक दर्जन में कितने केले होते हैं? कितने होते हैं? 12 होते हैं। एक दर्जन में 12 केले होते हैं, यानी 12 केले मिलकर एक दर्जन बनाते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर आपका एक कूलम बनाएंगे? तो क्या 12 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम बनाएंगे, या 100 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम बनाएंगे, या 1000 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम बनाएंगे, या 100,000 यानी 1,00,000 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम बनाएंगे? तो 1,00,000, 1 करोड़, मतलब इससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को जब आप आपस में इकट्ठा करते हैं तब एक कूलम बनता है, और वो होता है 6.25 इंटू 10⁻18। सोचो, इतने इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब एक पास कलेक्ट होते हैं तब बनता है एक कूलम चार्ज। ठीक है, कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक पास आना होता है या फ्लो करना होता है, एक पास नहीं आना है मतलब फ्लो करना है। इतने इलेक्ट्रॉन जब किसी बॉडी से फ्लो कर जाएंगे, किसी पर्टिकुलर एरिया से फ्लो कर जाएंगे, तो हम कहेंगे कि वहां से कितना चार्ज फ्लो कर गया बेटा, एक कूलम चार्ज फ्लो कर गया है। अब इसको बोलना थोड़ा सा टफ है ना, 6.25 इंटू 10⁻18, ये सब ना बोलना पड़े इसके लिए हमने आसान वर्ड निकाल लिया, एक कूलम बोलेंगे। एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, एक कूलम रिफर्स टू दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एक दर्जन बोला आसानी के लिए, 12 केले नहीं बोलेंगे, एक दर्जन केले, 24 की जगह 2 दर्जन केले बोल रहे हैं। तो इस तरह से एक शॉर्ट में, ये शॉर्ट वर्ड है इसके लिए, एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। जब किसी बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन पास कर जाएंगे तो हम कहेंगे एक कूलम का चार्ज पास कर गया। ठीक है, क्लियर होगा सबको? तो अगर हम ये मेजर करना चाहते हैं कि करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो करंट होता क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग। ठीक, कितना चार्ज पास हो रहा है, तो कितना चार्ज पास हो रहा है, चार्ज को क्यू से लिखा जाता है, सिंबल होता है क्यू, हम लिखते हैं चार्ज को क्यू से, और जैसे टाइम को टी से लिखते हैं, कितना चार्ज कितने टाइम में पास हो रहा है, ये होता है आपका करंट। करंट को आई से लिखा जाता है, कैपिटल आई से। तो अगर आप पता करना चाहते हैं कि करंट कितनी फ्लो हो रही है, देन यू हैव टू मेजर द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग इन अ पर्टिकुलर टाइम, इन 1 सेकेंड, इन 2 सेकेंड, इन 1 मिनट। ठीक है, कितना चार्ज कितने टाइम में पास कर गया है वो आपको करंट बताता है। अच्छा, किसी सर्किट में आपको मेजर करना है तो हमने एक मतलब ऐसी मशीन बनाई है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, और वो डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो वो मशीन क्या है, एमीटर है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। जैसे वोल्ट मीटर था ऐसे ही एमीटर होता है। एक जैसे वोल्ट मीटर था, वोल्ट मीटर क्या बता रहा था आपको कि आपका जो सेल है वो कितने वोल्ट का है, वो कितना एनर्जी है उसके अंदर, वो इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी दे रहा होगा अगर आप उसको सर्किट में लगाते हैं। इसी तरह से वो, हाँ अभी बताते हैं एम्पियर। ठीक है, ये जो वोल्ट मीटर था ये बता रहा था कि जब आप बैटरी को अपने सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराएगा आपको। तो इसी तरह से जब बैटरी कनेक्ट कर दी और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे, करंट फ्लो होने लगी, तो अगर अब हम पता करना चाहते हैं कि कितनी करंट बन रही होगी हमारे सर्किट में, तो हम इससे पता करेंगे। इसको रख देंगे वायर में कहीं पे भी ले जाके। तो ये देखो बता रहा है कि 0.9 ए, कैपिटल ए भी लिखा हुआ है। ये कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए ही आपका क्या है, एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर, एंड्री मैरी एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने करंट पर बहुत सारा काम किया था। हमने अभी आपको करंट का फॉर्मूला बताया था, I = Q/T, है ना। तो यहां से अगर हम इसका यूनिट निकालते तो क्या आता, Q चार्ज है, चार्ज को भी बताया था किस में मेजर करते हैं, याद है, कूलम में, है ना। चार्ज के ऊपर काम किया था कूलम ने, तो कूलम का सिंबल है C, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सबको पता होगा, टाइम को मेजर करते हैं, SI यूनिट है सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, ये था करंट का यूनिट। लेकिन एंड्री मैरी एम्पियर को ऑनर करने के लिए हम कूलम पर सेकेंड यूनिट नहीं मानते हैं, क्या मानते हैं, एम्पियर मानते हैं। तो एम्पियर का मतलब कुछ नहीं है, कूलम पर सेकेंड है। तो हमने अब क्या कर दिया, करंट की SI यूनिट हम एम्पियर लिखते हैं, कूलम पर सेकेंड नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे जो 0.9 एम्पियर लिखा है उसका मतलब यही है कि इस सर्किट में 0.9 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। क्लियर है, बताइए।
इतना सब बच्चों को क्लियर है कि हम करंट को कैसे मेजर करते हैं, करंट एक्चुअल में होता क्या है, चार्ज पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में 1 सेकंड 2 सेकंड में कितना चार्ज पास कर गया, दैट इज कॉल्ड करंट। उसको मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को, मशीन को कहते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं इसको? एमीटर। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको बोलते हैं एमीटर, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, जो वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। और जो आपका करंट मेजर करता है उसको बोलते हैं एम मीटर। ठीक है, तो हमने ये करंट के बारे में देखा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखा। सबको क्लियर है? बोलो बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे, लेकिन अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। बुक्स में हमने जैसे कि पहले बताया, बुक्स में बहुत शॉर्ट में दे रखा है, बहुत बकवास चैप्टर लिखा गया है, ये जल्दी में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किसी चीज़ की बेसिक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं दी है उन्होंने। तो हम आपको लेकिन प्रोवाइड कराएंगे बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी, जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आपको समझ में आया है, करंट भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि फिर हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 9th 10th 12th ये सब इस पे बेस करते हैं। ठीक है, तो हम अच्छे से, एक बार हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाएगी ना, तो आगे की चीज़ें भी हमें, एडवांस लेवल की चीज़ें भी अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है बेटा, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, इसको भी अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे तो इसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है।